प्लूटो एक ग्रह है या नहीं, इस बारे में मौजूदा विवाद को समझने के लिए हमें इस बारे में थोड़ी बात करनी होगी कि आज वैज्ञानिक समुदाय कैसे संगठित है। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न वैज्ञानिक विषयों का प्रतिनिधित्व करने वाले पेशेवर संगठन है। उदाहरण के लिए लेखक, एक खगोल शास्त्री और एक भौतिक विज्ञानी हैं, और इस तरह क्रमशः अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी और अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी के अच्छे सदस्य हैं। अन्य पेशेवर अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन आदि से संबंधित हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण संगठन जो सभी विज्ञानों को फैलाता है वह अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. में है। ये संगठन कई महत्वपूर्ण कार्य पूरा करते हैं। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेंडर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। वे नए शोध पर रिपोर्ट करने, पेशेवर सम्मेलनों का आयोजन करने और आमतौर पर जनता और सरकार के सामने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विद्वान पत्रिकाएं प्रकाशित करते हैं। इन राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठनों के अलावा 19वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठनों का गठन शुरू हुआ, अक्सर आपसी समझौते से राष्ट्रीय समूहों के बीच। उदाहरण के लिए 1875 में संधि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वजन और माप ब्यूरो की स्थापना की गई थी। पेरिस के पास मुख्यालय यह दूसरे और किलोग्राम जैसे महत्वपूर्ण मानकों के रखरखाव को परिभाषित और देखरेख करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के पास अपने माप के लिए विश्वसनीय मानक है। इसी तरह इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की स्थापना 1919 में हुई थी। इसके कर्तव्यों में रासायनिक नामकरण को मानकीकृत करने का कार्य भी शामिल है। एक उदाहरण, जब तत्व 112 का निर्माण किया गया था तो खोजकर्ता इसका नाम निकोलस कोपरनिकस के नाम पर रखना चाहते थे। यह प्रसिद्ध वैज्ञानिकों आइंस्टीनियम, क्यूरियम आदि के नाम पर नए तत्वों का नाम रखने की प्रथा है। हालांकि उनका प्रस्तावित प्रतीक Cp पहले से ही रासायनिक यौगिकों के एक समूह को सौंपा गया था, इसलिए IUPAC ने इस प्रतीक को Cn में बदल दिया। जब 1922 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU की स्थापना हुई तो यह अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक के एक बड़े और बढ़ते निकाय में शामिल हो गया। संगठन इसका पहला कार्य उस प्रकार का था जो ये संगठन करते हैं। खगोल शास्त्री आमतौर पर तारों की पहचान उस तारामंडल के आधार पर करते हैं जिसमें वे पाए जाते हैं। तारा 5 पेगासी, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में बताया है, तारामंडल पेगासस में 51वां सबसे चमकीला तारा है। जैसे जैसे दूरबीनें बेहतर से बेहतर होती गई और धुंधले तारे खगोल शास्त्री के दायरे में आते गए, यह जानना और भी महत्वपूर्ण हो गया कि एक तारामंडल कहां से शुरू हुआ और दूसरा कहां समाप्त हुआ। हालांकि अस्पष्ट कलाकारों के चित्रों के अलावा इन सीमाओं को अच्छी तरह से परिभाषित नहीं किया गया था। इसलिए IAU के खगोलविदों को जो पहला काम करना था वह आसमान का सर्वेक्षण करना और नक्षत्रों के बीच स्पष्ट स्थायी सीमाओं को परिभाषित करना था, जो उन्होंने बहुत अच्छा किया। इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखना एक कठिन और अक्सर धन्यवादहीन कार्य है, और हमारे पास उन लोगों के लिए सम्मान के अलावा कुछ नहीं है, और महिलाएं जो इसे निभाती है उनका महत्वपूर्ण कार्य है जो वैज्ञानिक उद्यम के रखरखाव के लिए नितांत आवश्यक है। हालांकि इनमें से किसी की भी कल की सुर्खियां बनने या देर रात के हास्य कलाकारों के लिए भोजन के रूप में काम करने की संभावना नहीं है। हालांकि कभी कभार इनमें से कोई एक संगठन ऐसा निर्णय लेता है जो इतना बड़ा, दिमाग हिला देने वाला मूर्खतापूर्ण होता है कि आप केवल उसे देखकर ही आश्चर्यचकित हो सकते हैं। उदाहरण 1999 में ब्रोंटोसोर्स का नाम बदलने के लिए प्राणी विज्ञान नामकरण पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्णय, और था 2006 में IU द्वारा प्लूटो को डिमोट करने का निर्णय। तो आइए मूल प्रश्न पर आते हैं, प्लूटो एक ग्रह है या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप ग्रह शब्द को कैसे परिभाषित करते हैं। यदि आप ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी से परामर्श लेते हैं तो आप
इस शब्द को इसके खगोलीय अर्थ में इस प्रकार परिभाषित पाएंगे, विभिन्न चट्टानी या गैसीय पिंडों में से कोई भी जो सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षों में घूमता है और परावर्तित प्रकाश द्वारा दिखाई देता है, विशेष रूप से 9 प्रमुख ग्रहों में से प्रत्येक। इस तरह की परिभाषा 19वीं शताब्दी में क्षुद्रग्रह बेल्ट से निपटने की कोशिश कर रहे खगोलविदों के लिए बहुत मददगार नहीं होती और यह प्लूटो के बारे में बात करने में हमारी बहुत मदद नहीं करती। हमें बहुत अधिक तकनीकी विवरण की आवश्यकता है। नतीजतन आईयू के बोर्ड ने अगस्त 2006 में प्राग में अपनी बैठक में इस समस्या से निपटने की प्रत्याशा में वर्ल्ड प्लेनेट की एक व्यावहारिक परिभाषा के साथ आने के लिए एक समिति बनाई। समिति की अध्यक्षता हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विज्ञान के इतिहासकार ओवेन जिंजरिच ने की थी। जिंजरिच को वैज्ञानिक समुदाय में अच्छी तरह से जाना जाता है। वह दुनिया में सबसे सम्मानित खगोलीय विद्वानों में से एक है। यदि कोई प्लूटो से जुड़ी जटिलताओं से निपट सकता है तो आईयू के बुजुर्गों का तर्क है कि जिंजरिच ही ऐसा करने वाला व्यक्ति था। जिन बैठकों में जिंजरिच ने वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दोनों मुद्दों की जोरदार चर्चा को शामिल बताया, उनमें समिति ने निम्नलिखित परिभाषा तैयार की। एक ग्रह एक खगोलीय पिंड है जिसमें कठोर शारीरिक बलों पर काबू पाने के लिए अपने आत्म गुरुत्वाकर्षण के लिए पर्याप्त द्रव्यमान होता है ताकि वह मान सके एक हाइड्रोस्टैटिक संतुलन आकार और एक तारे के चारों ओर कक्षा में है और न तो एक तारा है और न ही किसी अन्य ग्रह का उपग्रह है।